हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वार्म वेलकम करते हैं आपके डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल एंड ओपिनियन के सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड ज्वाइनिंग अस। आई होप माय डियर एस्पिरेंट्स ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल कि हम इस क्लास में डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे उनमें ओपिनियंस हैं, एडिटोरियल्स हैं या हमारे आर्टिकल्स ही क्यों ना हो, इनकी हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा माय डियर एस्पिरेंट्स, ये जो हमारा सेशन है ये फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए डेली बेसिस के ऊपर अपना एनालिसिस भी ले सकते हैं और साथ साथ अपनी नोट्स मेकिंग भी कर सकते हैं। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, आपके सीएसएस 2027 की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, हमारा एग्जाम 27 जनवरी 2027 को स्टार्ट होने जा रहा है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ बचते हैं और लास्ट मंथ हम कभी भी काउंट नहीं करते। देखिए, इन 5 मंथ के अंदर आपने कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस करना है जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपने एज पॉसिबल एज सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, सिलेबस कवर करने के साथ साथ आपने राइटिंग प्रैक्टिस लाजमी करनी है। देखें, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप सिलेबस कवर कर लेते हैं तो कोशिश करें उसके पास्ट पेपर्स को अटेम्प्ट करने की। ठीक है, इसके साथ एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो अभी मिस्टेक कर रहे हैं, अपनी डिटेल्ड नोट्स मेकिंग कर रहे हैं टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, नोट्स मेकिंग करना बहुत ज़रूरी है और करनी भी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि ये एक टाइम टेकिंग चीज़ है। तो आप शॉर्ट नोट्स अपने बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनके बैक पर जो कह लें कि जो डिटेल्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको याद होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको कुछ अरसे के बाद वो चीज़ें ब्लर होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उससे पहले आपने करना क्या है, 1 या 2 दिन इस तरह के आपने फिक्स करने हैं कि आप सारी चीज़ों को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, सरसरी जो है वो जायज़ा ले सकें। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रह गई यहाँ पर, आपने डिटेल्ड नोट्स मेकिंग नहीं करनी, ये एक टाइम टेकिंग चीज़ है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं उनको, उनके ऊपर आप अपनी नोट्स मेकिंग कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन अब हर टॉपिक के ऊपर नोट्स मेकिंग करना जो है वो कह लें कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक टाइम टेकिंग चीज़ है, मैं पहले भी कह चुका। क्योंकि सबसे पहले आपने रिटन फॉर्म के अंदर लेकर आना है, फिर इनको रीड भी करना है, फिर मेमोराइज भी करना है, देन फिर आप रिटन फॉर्म के अंदर लेकर आएंगे इनको। ठीक है, तो ये एक टाइम टेकिंग चीज़ है। कोशिश करें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आप अपनी डिटेल नोट्स मेकिंग कर सकते हैं, बाकी आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। ठीक है, तो आई होप आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। देखिए डियर एस्पिरेंट्स, सीएसएस 2027 के लिए हमारा एवेल्युएशन सेशन ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, आप इसकी डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखें, इस सीएसएस के एवेल्युएशन सेशन के अंदर हम जो है वो 50+ टॉपिक्स थीम वाइज कवर करवा रहे हैं। इसके अंदर आपके रैंडम टॉपिक्स भी होंगे, साथ साथ आपके ऐसे स्ट्रक्चर की क्लासेस और ग्रामर की क्लासेस भी होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, आपकी डेली बेसिस के ऊपर एवेल्युएशन होगी। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और आपने उसके ऊपर फुल फ्लेज ऐसे लिखना है डेली बेसिस के ऊपर, और आपको फीडबैक भी लाइव 1-on-1 जो है लाइव मीटिंग के अंदर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ठीक है, आप एक बार ज्वाइन करें, आपको पता चलेगा कि काम किस तरह होता है और किस तरह करवाया जाता है। ठीक है, तो इस एवेल्युएशन सेशन को लाजमी ज्वाइन करें। ठीक है, लेकिन सीरियस स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे जो काम करना चाहते हैं डेली बेसिस के ऊपर, अपने एसए के ऊपर ग्रिप हासिल करना चाहते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर जो है वो काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो आई होप माय डियर एस्पिरेंट्स आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। लेकिन आपको पता है, टॉपिक्स के ऊपर डिटेल डिस्कशन करने से पहले हम एक लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। देखिए, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का यह कहना है कि सारा मेन एग्जाम के अंदर लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट के ऊपर ऐसे नहीं लिखना चाहते। ठीक है, आप ना लिखें, लेकिन अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग को फास्ट करने के लिए, आइडियाज़ को जल्दी पिक करने के लिए लाजमी प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, आज जो हमारे पास स्टेटमेंट रहने वाली है फ्रांसिस बेकन। ठीक है, वो कहता है कि मैन प्रेफर्स टू बिलीव व्हाट ही प्रेफर्स टू बी ट्रू। ठीक है, वो कहता है कि इंसान अमूमन जो है ना उसी चीज के ऊपर यकीन करता है जिसको वो सच समझना चाहता है, चाहे हकीकत कुछ भी हो। बेसिकली फ्रांसिस बेकन जो है ना इंसानी नफ्सियात की जो कमजोरी है ना सबसे बड़ी, उसके बारे में बात करता है कि इंसान सच के जो है ना सच अपनी ख्वाहिशात या मालूमात की बेस के ऊपर जो है वो मानता है और उसके ऊपर यकीन भी रखता है।
हालांकि सच को किस तरह नापा जा सकता है? सबूत के साथ, दलाइल के साथ। लेकिन इंसान क्या करता है यहां पर? मालूमात की बेस के ऊपर या अपनी ख्वाहिशात के अकॉर्डिंग उसको ऊपर जो है यकीन करता है या उसको सच मानता है। सच मानेगा तो यकीन ही रखेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी किसी पॉलिटिकल लीडर को पसंद करता है, ठीक है। अब जो कुछ भी पॉलिटिकल लीडर बोलेगा, जो कुछ भी कहेगा, उस आदमी के लिए जो वो सच होगा और उसी के ऊपर वो यकीन रखेगा और यकीन करेगा भी सही। हकीकत चाहे कुछ और हो, ठीक है, उसके पीछे जो छुपी हुई हकीकत है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो यकीन रखेगा उसी लीडर के ऊपर, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि ये सच बोलता है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो भी मालूमात दे रहा है, ये ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो जो कह ले कि सच सबूत या दलाइल की बेस के ऊपर जो है वो उसको एक्सेप्ट करे, ऐसा नहीं करता, बल्कि मालूमात की बेस के ऊपर या अपनी ख्वाहिशात की बेस के ऊपर जो है वो कह ले कि सच मानना शुरू कर देता है, उसी के ऊपर यकीन भी रखता है फिर। तो यही चीज़ बेसिकली कही जा रही है कि कभी भी जिंदगी के अंदर जो है कह ले कि सच को जो है ना जो लोग आकर आपको बोल दे कि ये सच है, तो मत माने। जितनी देर तक आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो, दलाइल ना हो, उतनी देर तक आप चीज़ों को एक्सेप्ट मत करें, उनके ऊपर यकीन मत रखें कि यह सच है, ठीक है। तो आई होप ये स्टेटमेंट आपको क्लियर होगी। देखिए डेयर एस्पिरेंट्स, आज हमारे पास 4 टॉपिक्स रहने वाले हैं जो करंट अफेयर, पाकिस्तान फेयर, IR और ऐसे के पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है वो बेसिकली है यहाँ पर स्ट्रैटेजिक सैनिटी की बात की जाए, स्ट्रैटेजिक दानिशमंदी की बात की जा रही है इन केस ऑफ इंडिया, ठीक है। कहा जा रहा है द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ साउथ एशियाज नेवल न्यूक्लियर डोमेन, डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज स्ट्रैटेजिक शिफ्ट एंड द डिमाइज ऑफ NFU, नो फर्स्ट यूज। ये डॉक्ट्रिन थी बेसिकली इंडिया की, लेकिन अब ये डॉक्ट्रिन शिफ्ट होते हुए नजर आ रही है स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी के अंदर, ठीक है। देखिए इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है, ये किसकी बुनियाद के ऊपर ये कहा जा रहा है? बेसिकली अकॉर्डिंग टू सिप्री ईयर बुक 2026, इसके ऊपर आगे हम फर्दर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि इंडिया ने 190 वॉर हेड्स में से 12 वॉर हेड्स को बेसिकली डिप्लॉय किया सबमरीन के अंदर, बैलिस्टिक सबमरीन के अंदर, समंदर के अंदर। तो नेवल कैपेबिलिटीज को बढ़ाना चाहता है, किसके अगेंस्ट? क्वेश्चन ये है, या तो पाकिस्तान हो सकता है या चाइना हो सकता है, ठीक है। देखें, अगर चाइना के सूरत में देखा जाए तो इंडिया और चाइना के दरमियान में हमें 2024 के अंदर जो है वो कह ले के थोड़ी सी कह ले के डेवलपमेंट देखने को मिली। नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के दरमियान में हमें जो है टॉक्स भी देखने को मिली। उसके बाद से अगर देखा जाए तो $150 बिलियन जो है इनके दरमियान में हमें ट्रेड देखने को मिली, इंडिया और चाइना के। तो फिर आज आके कौन बचता है? पाकिस्तान बचता है, जिसके साथ ऑलरेडी जो वो कह ले के कम से कम जो है 4 जंगें लड़ चुका है, ठीक है। इसके अलावा जो कॉन्फ्लिक्ट्स और झड़पें हैं वो अलग है। और 2 मई 2025 को उसने जो है वो कह ले के यहाँ पर जो लास्ट वॉर लड़ी है इंडिया ने पाकिस्तान के साथ, किसकी वजह से? पहलगाम अटैक की वजह से, ठीक है। और इसको हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो है कह ले के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर जो है कंसीडर किया जा रहा। तो ये जो टॉपिक रहने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की एक तो न्यूक्लियर पॉलिसी, स्ट्रैटेजिक शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है, तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। सेकंड टॉपिक हमारे पास रहेगा रेस्ट ऑफ पेरिफेरीज की बात की जा रही है, पोस्ट कॉलोनियल फेडरेशन। एक तो वो कॉलोनियल सिस्टम था ना जो गुजर चुका है, अब बात की जा रही है पोस्ट कॉलोनियल फेडरेशन की, ठीक है। यहां पर हमारे पास जो केस स्टडी रहेंगे, बलूचिस्तान रहेगा, AJK रहेगा, आजाद जम्मू एंड कश्मीर, इसके साथ KPK भी रहेगा, ठीक है। डीकंस्ट्रक्टिंग पाकिस्तान सेंटर पेरिफेरी, डिवाइड एंड एक्सट्रैक्टिव गवर्नेंस। हो क्या रहा है कि यहाँ पर रिसोर्सेज तो निकाले जा रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई इनको जो है वो कहने के जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो इनको एम्पावर करना चाहिए या अपलिफ्ट करना चाहिए, वो नहीं किया जा रहा। सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, या ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर जो इन्वेस्ट करना चाहिए वो नहीं किया जा रहा। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है। तो सुई गैस आपको देखने को मिले 1950 से, डेरा बूटी से जो हमें निकलती हुई नजर आई, ठीक है। बाद में खैर उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन यह है कि अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान और KPK से कह ले के मिनरल्स निकाले जा रहे हैं, मादनियात निकाली जा रही हैं, रिसोर्सेज निकाले जा रहे हैं, लेकिन वहां पर देख ले सबसे बुरी सूरत हाल वहां पर है KPK और बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है। तो इसलिए यहां पर बोला जा रहा है एक्सट्रैक्टिव गवर्नेंस,
ठीक है। और ये आपको पता है कि वाई नेशन फेल्स, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली क्या जाता है, क्या क्या कहा जाता है, एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस भी हमें देखने को मिले, ठीक है। इसके ऊपर भी हम एक टॉपिक पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। देखें अब हो क्या रहा है कि पोस्ट कॉलोनियल जो हमें माइंडसेट देखने को मिल रहा है, ये कहा जा रहा है कि भाई जीबीए या एजेके, पानी कहां से आ रहा है, एजेके से आ रहा है, ग्लेशियर्स कहां पर मेल्ट हो रहे हैं, एजेके में मेल्ट हो रहे हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे पास। बलूचिस्तान और केपी के अंदर से अगर देखा जाए रिसोर्सेस जो है वो कह लेके निकाले जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है इन तीनों जगह पर जो हमें कह लेके बलूचिस्तान, केपी के और एजेके के अंदर जो है वो अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट, आप यूं कह सकते हैं सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, इंस्टेबिलिटी या क्योस देखने को मिल रहा है। एजेके के अंदर हमने प्रीवियस जो लेक्चर के अंदर एक टॉपिक डिस्कस किया है कि क्या सूरत हाल है वहां की, और जीबी तो आपका यह है कि आपका प्रोविंशियल स्टेटस भी जो है उसको नहीं दिया गया, एक फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए उसको चलाया जा रहा है 2009 और बाद में हमें 2018 के अंदर जो देखने को मिला ऑर्डर, ठीक है। तो ये चीज बेसिकली यहां पर कही जा रही है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे पास जस्ट केस स्टडी रहेंगे, इसके ऊपर हम जस्ट ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा हार्श क्रिटिसिज्म भी है, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, हम एक बैलेंस अप्रोच के साथ जो है इसको डील करेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पर हमारे पास रहेगा बैरन रिफॉर्म्स, ठीक है। बात यहां पर यह की जा रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो है रिफॉर्म्स की बात की जा रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर देखा जाए जीडीपी के अंदर जो है 1/4 जो है वो कह लें किसका रोल है, एग्रीकल्चर का। कितना बनता है, 18 to 20% ऑफ जीडीपी, लेकिन फिर भी हमें जो है वो कह लें कि यहां पर दालें और ये खाने पीने के जो है वो कह लें कि चीजें बाहर से मंगवानी पड़ रही, इंपोर्ट करनी पड़ रही। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो यहां पर एग्रीकल्चर जो पॉलिसीज है वो सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन जो रिफॉर्म्स होने चाहिए वो नहीं है, ठीक है। मार्केट्स में जो यहां पर हमें कह लें कि प्राइसेस की फ्लैक्चुएशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, किसान के अंदर जो बेसिकली एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होता है, कभी कम जा रही है कभी ऊपर जा रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए फर्टिलाइजर, आपको पता है यूएस और ईरान के दरमियान में वॉर हुई, इसकी वजह से ये फर्टिलाइजेशन ये फर्टिलाइजर जो आनी चाहिए, खाद्य आनी चाहिए, वो उनकी जो सप्लाई है वो डिसरप्ट होते हुए नजर आई, ठीक है। तो अब कहा यह जा रहा है कि बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म लेकर आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अगर देखा जाए द एग्रेरियन पैराडॉक्स डीकंस्ट्रक्टिंग पॉलिसी निग्लेक्ट, ठीक है, फिजिकल डिस्कनेक्ट एंड रियलिटीज ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर, यह भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट हमारे पास टॉपिक रहेगा वर्ल्ड वॉचेस इन हॉरर आफ्टर ईरान, यूएसए री एस्केलेट द रीमिलिटराइजेशन ऑफ ग्लोबल चोक पॉइंट्स। अब इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर किसका कंट्रोल है, ईरान का। किसने ब्लॉक किया हुआ है, यूएसए ने ब्लॉक किया हुआ इधर से। अब ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भाई हम बाबुल मंदीब को भी ब्लॉक कर देंगे। क्यों कर देंगे, किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि जो यमन का जो एरिया है रेड सी के साथ जो लगता है वो बेसिकली सारे हौदीज हैं। आपको पता है कि 2015 के अंदर सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान में हमें वॉर देखने को मिली, ठीक है। तो यहां पर जो कह लें कि एक तरफ कह लें कि शिया, एक तरफ सुन्नी वाला हमें इशू देखने को मिला। तो अब हौदीज हमें एक तरफ देखने को मिल रहा है, हौदीज अगर देखा जाए तो वो कह रहे कि हम बाबुल मंदीब जो है वो कह लें कि बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। अब इसी के साथ ही हमें सोमालीलैंड देखने को मिलता है, और सोमालीलैंड के ऊपर किसका जो है कंट्रोल देखने को मिल रहा है, किसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, कंट्रोल तो नहीं कहेंगे, इंटरेस्ट किसका है, इजराइल का है। और इन्वेस्टमेंट किसकी है सबसे ज्यादा, यूएई की है। और सोमालीलैंड वही है जो सोमालिया का पार्ट था, और सोमालिया को कौन सपोर्ट कर रहा है डिफेंस सिस्टम के अंदर, टर्की और सऊदी अरेबिया, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी है। और पाकिस्तान किसके पीछे, सऊदी अरेबिया और टर्की के पीछे। तो इनके अगर देखा जाए तो ये तीनों क्या कर, सोमालिया में और सोमालीलैंड में इजराइल और यूएई। तो बाबुल मंदीब ये कहा जा रहा है हौदीज को अगर ऑर्डर दिया गया तो हौदीज जो है यहां पर बाबुल मंदीब को भी ब्लॉक कर देंगे। तो ये चीज है। तो डीकंस्ट्रक्टिंग द यूएसए ईरान काइनेटिक वॉर एंड द कोलैप्स ऑफ जून ट्रूस, तो यहां पर जो ट्रूस किया बेसिकली यहां पर साइन किया गया, तो वो भी हमें कह लें कि यहां पर मिलियामेट होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास रहेगी वोकैब, और वोकैब हम लाजमी डिस्कस करते हैं। देखिए डियर एस्पिरेंट्स, डैन न्यूज़पेपर का जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं हमने 10 वर्ड्स को फिक्स किया हुआ है विद 2 सिनोनिम्स एंड 2 एंटोनिम्स। तो आप अपनी एक वोकैब बुक जो है वो तैयार कर सकते हैं, और ये चीज मैं डेली बेसिस के ऊपर कहता हूं।
कि आप इन वर्ड्स को एज ए सिनोनिम्स और एज ए एंटोनिम भी प्रिपेयर कर सकते हैं और साथ साथ अपनी राइटिंग स्किल के अंदर वोकैब की जो है वेरिएशन भी लेकर आ सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारे पास अब टॉपिक रहने वाला है वो है स्ट्रैटेजिक शिफ्ट इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी। और अगर देखा जाए तो नेवल कैपेबिलिटीज को जो वो बढ़ा रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ साउथ एशियाज नेवल न्यूक्लियर डोमेन, deconstructing India's strategic shift and the demise of NFU, no first use doctrine by India, ठीक है। अब अगर देखा जाए फर्स्ट ऑफ ऑल द सबवे कॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर पैराडाइम शिफ्ट, सबवे कॉन्टिनेंटल की बात की जा रही है बेसिकली कि पूरा जो हमें इंडिया और पाकिस्तान या पूरे साउथ एशिया की बात करें तो हमें एक न्यूक्लियर पैराडाइम शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। जो पहले डिलीवरी सिस्टम और वॉर हेड्स अलग अलग थे, अब जो हमें यहां पर इनका कॉम्बिनेशन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड ऑफ डीमेटेड पोस्चर की अगर बात की जाए अकॉर्डिंग टू सिप्री की रिपोर्ट है, यहां पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ईयर बुक है बेसिकली 2026, इंडिया हैज ऑपरेशनली मेटेड 12 आउट ऑफ इट्स 190 न्यूक्लियर वॉर हेड्स। अगर टोटल वॉर हेड्स की अगर बात की जाए तो वो है यहां पर 12,187। दुनिया के अंदर टोटल जो वॉर हेड्स है वो कितने हैं, 12,187। उनमें से अगर देखा जाए तो 190 न्यूक्लियर वॉर हेड में से 12 वॉर हेड्स को बेसिकली क्या किया जा रहा है यहां पर ऑन टू द सिंगल न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के अंदर जो डिप्लॉय किया जा रहा है और कर दिया गया, ठीक है। क्यों कर दिए गए भाई, यहां पर जो कह लेके समंदर के अंदर भी अपने जो वो कह लेके कैपेबिलिटीज को बढ़ाना चाहता है, ठीक है। अब अगर देखा जाए दिस एंड द डेकेड्स ऑफ द स्टोरिंग वॉर हेड्स एंड डिलीवरी सिस्टम जो हमें जो वो कह लेके सेपरेट देखने को मिलते थे लेकिन अब इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रांजिशन टू स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी की अगर बात की जाए द मेटिंग ऑफ वॉर हेड्स एट सी severely compromises India's declared no first use। तो अब जो यहाँ पर नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन थी इसके ऊपर पहले कह ले कि आप कंप्रोमाइज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया चाह रहा है कि बेसिकली यहाँ पर समंदर के अंदर भी अपना जो कह ले कि इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है और वही करना चाह रहा है, ठीक है। तो दिस फिजिकल शिफ्ट रिफ्लेक्ट्स पॉलिटिकल इंटेंट्स टू ट्रांजिशन फ्रॉम डिफेंसिव स्टांस टूवर्ड अनप्रेडिक्टेबल डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी के मैंने पहले भी क्लियर किया हुआ है कि ऐसी स्ट्रैटेजीज या ऐसी हिकमत अमली जो दुश्मन को पता ना चले, दुश्मन को सिर्फ सस्पेंस में डाल के रखा जाए कि कुछ भी हो सकता है, दुश्मन यही समझे कि भाई कुछ भी हो सकता है। तो ये स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी जो हमें यहाँ पर डॉक्ट्रिन देखने को मिल रही है इंडिया की, शिफ्ट किससे हो रही है बेसिकली यहाँ पर नो फर्स्ट यूज से, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद सरकमवेंटिंग फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस, तो जो पाकिस्तान की डॉक्ट्रिन है फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस, तो पाकिस्तान जो है हर लिहाज से जो है वो कह लेके जवाबी कार्रवाई का जो है वो कह लेके ताकत रखता है, ठीक है। तो अब ये नहीं, इसको बोला जाता है फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस, हर तरह से जो है वो पाकिस्तान जो है वो कह लेके डिफेंड कर सकता है, किसी भी हमले का जवाब दे सकता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो कहीं ना कहीं पर इसको वीक करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, जिस तरह ये वॉर हेड्स को जो समंदर के अंदर जो डिप्लॉय किया जा रहा है सबमरीन के अंदर, ठीक है। तो ये चीज भी है। व्हाइल न्यू दिल्ली कवर दिस मैरीटाइम बिल्ड अप अंडर द गाइज ऑफ काउंटरिंग चाइना। देखें अब अगर चाइना के साथ इसका रिलेशन देखा जाए तो चाइना के साथ तो 150 बिलियन डॉलर की जो वो कह लेके हमें ट्रेड देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन असल चीज है यहां पर पाकिस्तान के साथ रिलेशंस। देखिए पाकिस्तान के रिलेशंस कोई अच्छे खासे नहीं चल रहे। अभी आपको पता है कि यहाँ पर 2025 के अंदर वॉर हुई, उसके बाद हमें जो है यहाँ पर कह लेके एक यूनिलैटरल एक्शन लेते हुए जो है इंडिया ने क्या किया, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। ये चीज भी हमें देखने को मिली, ठीक है। एस्केलेट टू डी एस्केलेट डायनामिक्स एंड कमांड रिस्क, अब हो क्या रहा है कि एस्केलेशन की जा रही है डी एस्केलेट करने के लिए, ठीक है, और वॉर हेड्स को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, समंदर के अंदर। तो कंप्रेस्ड डिसीजन विंडोज की बात की जाए, द फ्यूजन ऑफ ऑपरेशनल सी बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स विद मॉडल एआई एनेबल कमांड सिस्टम्स सिवियरली कंप्रेसेस द क्राइसिस रिस्पांस विंडोज, ठीक है। अब जो एआई जिस तरह हमें सिस्टम देखने को मिल रहा है, जिस तरह कमांड सिस्टम के अंदर जो है वो कह लें कि एआई का यूज किया जा रहा है, इसकी वजह से जो फैसला करने का जो वक्त था ना वो कम हो चुका है इसके अंदर, ठीक है। जो फैसला करने का जो वक्त था ना अब एआई ने वो भी कम कर दिया है, ठीक है। ये चीज बेसिकली कही जा रही। अब अगर देखा जाए इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि साउथ एशिया पॉलिसी में इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ द फोर्स प्रियम्पशन, यहां पर क्या है बेसिकली कह लें कि पेशगी हमला जो है वो
किया जा सकता है। तो अगर देखा जाए तो गलत अंदाजों की वजह से भी कह लें कि बहुत सारे इश्यूज जहां यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ एआई ने इतना जो है यहाँ पर कह लें कि इसके अंदर जो है वो कल के इन्वॉल्व हो चुकी है कि अब जो हमारे पास फैसला साजी का जो टाइम है कि बैठकर हम फैसला कर सकते हैं कि यहाँ पर होना चाहिए कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए जो भी, लेकिन अब एआई आ चुका है तो एआई हर चीज जो है वो आपको डिसाइड करके जो है वो दे रही। इसी तरह हमें यहाँ पर ईरान के मामले में देखने को मिला यूएसए ने किस तरह जो है वो कह लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने कमांड सिस्टम के अंदर जो है वो कह लें कि इंजेक्ट किया और दैन जो है ये चीज़ें यूज होते हुए नजर आई, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। तो एआई जो है इसने जो एक कह लें कि डिसीजन मेकिंग का जो टाइम है वो कम कर दिया, ठीक है। उसके बाद इंसेंटिवाइजिंग की अगर बात की जाए कोरेसिव पॉलिसी, ठीक है, सॉरी कोरेसिव डिप्लोमेसी। अब यहां पर कोरेसिव डिप्लोमेसी का भी हमें दबाव देखने को मिल रहा है इंडिया की तरफ से, ठीक है। सिक्योर इन इट्स न्यू अश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक, ठीक है, जवाबी हमले की बात की जाए, यकीन दहानी की बात की जा रही है, सलाहियत की बात की जा रही है, कैपेबिलिटीज। इंडिया लीडरशिप में फील इम्पोर्टेंट टू एंगेज इन फ्रिक्वेंट लो लेवल कन्वेंशनल स्कीमेशियस। उसके बाद कोरेसिव डिप्लोमेसी अगेंस्ट पाकिस्तान। तो अब वो जो ट्रेडिशनल हमें यहाँ पर झड़पें देखने को मिली उससे हटकर अभी क्या कर रहा है कि भाई अब जो है अपने आप को इस काबिल बना रहा है कि फौरी जो है यहाँ पर हमले की सलाहियत जो है देखने को मिल रही है। तो ये चीज भी हमें देखने को मिल सकती है जिस तरह कह ले के वॉर हेड्स को डिप्लॉय किया गया सबमरीन के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए द नेवल कमांड एंड कंट्रोल डायलेमा डिप्लॉइंग लाइव न्यूक्लियर वॉर हेड्स एट सी क्रिएट्स डिसेंट्रलाइज्ड कमांड आर्किटेक्चर, ठीक है, डेलीगेटिंग फायरिंग अथॉरिटी टू। अगर इनको कह ले कि यहाँ पर पावर डेलीगेट कर दी जाए कि आप फायर करें तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। जिस तरह समंदर के अंदर हमें यहाँ पर 12 वॉर हेड्स कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। समंदर के अंदर वो अपनी नेवल कैपेबिलिटीज को बढ़ाना चाहता है, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपना जो है वो रोल प्ले किया, दूसरा अगर देखा जाए यहाँ पर तो पाकिस्तान की जो यहाँ पर फुल स्पेक्ट्रम जो डॉक्ट्रिन है, ठीक है, उसको जो है काउंटर करने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए जो स्ट्रैटेजिक एम्बिग्युइटी की तरफ शिफ्ट देखने को मिला, जो यहाँ पर इंडिया के स्ट्रैटेजिक शिफ्ट जो देखने को मिल रहा है, ये पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पर अगर देखा जाए तो वो थ्रेट के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है बेसिकली। तो द नेवल कमांड है बेसिकली यहाँ पर बढ़ती जा रही, भाई वो पावर अगर उनको बोले कि आप यहाँ पर अटैक कर सकते हो तो एकदम से आप देखेंगे कि कितना बड़ा इससे लॉस हो सकता है, ठीक है। रेजेस ड्रास्टिकली रेजेस द पोटेंशियल फॉर अनऑथोराइज्ड एंड एक्सीडेंटल न्यूक्लियर यूसेज, ठीक है। उसके बाद है अगर देखा जाए पाथ फॉरवर्ड एंड प्रिवेंटिंग द इरोजन ऑफ बायलैटरलिज्म। देखिए सिनो इंडिया थॉ वर्सेस इंडिया पाकिस्तान फ्रीज, ठीक है। अब अगर देखा जाए सिनो और इंडिया की अगर बात की जाए, चाइना और इंडिया के दरमियान में हमें रिलेशन देखने को मिला 2024 के अंदर, हमें लैंडमार्क देखने को मिल रहा है जब मोदी और शी जिनपिंग के दरमियान में हमें मीटिंग होते हुए नजर आई। उसके बाद अगर देखा जाए तो $150 बिलियन बायलैटरल ट्रेड इन 2026, ठीक है। 2026 के अंदर हमें $150 बिलियन ट्रेड देखने को मिली। कन्वर्सली इंडिया पाकिस्तान टाइज आपको पता है दोनों के दरमियान में डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमें देखने को नहीं मिल रहे। इंडस वाटर ट्रीटी को ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया गया है, तो ये चीज अभी है। स्ट्रैटेजिक रेसिप्रोसिटी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के पास क्या अभी बचता है, पाकिस्तान को चाहिए कि अपने वॉर हेड्स को भी जो है वो कल के समंदर के अंदर डिप्लॉय करना चाहिए। ये भी एक चीज इग्नोर्ड बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रेशर्ड इस्लामाबाद विल बी लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू डिप्लॉय लाइव वॉर हेड्स अक्रॉस इट्स इंटायर स्ट्रैटेजिक वेक्टर्स एंड लुक टू फ्रेंडली नेशंस टू ब्रिज द कोस्टली नेवल एसिमेट्री गैप। तो यहाँ पर पाकिस्तान को जितने भी कंट्रीज है उनके साथ अपने रिलेशंस को भी बढ़ाना चाहिए पाकिस्तान को, और साथ साथ अगर देखा जाए तो अपने वॉर हेड्स को भी जो है वो कह लेके डिप्लॉय करना चाहिए। तो एक चीज तो ये भी है। अब ऑप्शन और नहीं बचता ना, ये तो करना पड़ेगा फिर। रिवाइविंग न्यूक्लियर CBMs की बात की जा रही है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। अगर देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में लास्ट जो इनके दरमियान में हमें टॉक्स देखने को मिली वो 2012 के अंदर देखने को मिली, कब बेसिकली 2012 के अंदर। तो पाकिस्तान और इंडिया को जो है यहाँ पर कह ले के बायलैटरल जो वो कह ले के टॉक्स की तरफ आना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक जो है वो कह ले के निगोशिएशंस की तरफ आना पड़ेगा, नहीं तो साउथ एशिया के अंदर दोनों के लिए कह ले के यहाँ पर जो है वो कह ले के थ्रेट्स जो है वो एस्केलेट होते हुए नजर आएंगे या हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर यह किया जा सकता है, एक तो पाकिस्तान जो है वो फुल स्पेक्ट्रम जो डेटर्स की बात करता है, तो पाकिस्तान को भी यहाँ पर वॉर हेड्स डिप्लॉय करने पड़ेंगे। जिस तरह इंडिया ने अपने न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज किया या स्ट्रैटेजिक शिफ्ट देखने को मिला, या अपनी जो कह लेकर डॉक्ट्रिन है नो फर्स्ट यूज को कन्वर्ट किया गया, बेसिकली किसमें कन्वर्ट किया गया, आपका स्ट्रैटेजिक एम्बिग्युइटी के अंदर,
ठीक है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के 10 सालों से रिलेशन अच्छे देखने को नहीं मिल रहे। 2016 अगर देखा जाए यूरी अटैक है, फिर पुलवामा अटैक देखने को मिला, फिर पहलगाम अटैक है, फिर दोनों के दरमियान में वॉर है, फिर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर अगर देखा जाए तो दोनों जो है कह ले के एक दूसरे के कह ले के अगेंस्ट ही हमें नजर आते हैं। जिस तरह इंडिया जो है अपने कह ले के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफेंस सिस्टम के अंदर डिप्लॉय करता जा रहा है, यूज करता जा रहा है, और उसके साथ देखा जाए तो समंदर के अंदर भी अपना कह ले के इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है। तो पाकिस्तान के जो यहाँ पर कह ले के जो फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है उसको कमजोर करने के लिए तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन बचेगा? पाकिस्तान को भी वो जो है कह ले के वॉर हेड्स को जो है वो डिप्लॉय करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज बेसिकली यहाँ पर, तो आई होप आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम डिस्कशन करते हैं द पोस्ट कॉलोनियल फेडरेशन। ठीक है, इसका ओवरव्यू लेंगे। बेसिकली इसके अंदर थोड़ा हार्श क्रिटिसिज्म भी हमें देखने को मिलता है। देखें, एक्सट्रैक्टिव गवर्नेंस की बात की जा रही है कि जहां जहां से भी जो है हमें यहाँ पर रिसोर्सेज जो है वो कह लेके देखने को मिल रहा है वहां से निकाले जा रहे हैं, लेकिन वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, वहां पर डिप्राइवेशन सबसे ज्यादा, महरूमी सबसे ज्यादा है। सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो प्रोग्रेस या ग्रोथ या डेवलपमेंट होनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, वो नज़र नहीं आती। बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल आपके सामने ही है, सारे रिसोर्सेज वहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं। जीपी के अंदर आपके सामने इशू चल रहा है, एजेके के अंदर आपके सामने इशू चल रहा है, सोशल अनरेस्ट देखने को मिल रहा है ना, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो आप कह सकते हैं क्योस या इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। अब जीबी के अंदर से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और वहाँ से पानी आ रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। बलूचिस्तान और केपीके से मिनरल निकाले जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सूरत हाल आपके सामने ही है। ठीक है, तो ये चीज है बेसिकली, तो इसका जो है बेसिकली नाम दिया गया पोस्ट कॉलोनियल फेडरेशन। ठीक है, तो ये चीज है। एनाटॉमी ऑफ द सेंटर पेरिफेरी डिवाइड, सिमरिंग डिसकंटेंट की अगर बात करें, एक्टिव अनरेस्ट ग्रिप्स की पेरिफेरीज, बलूचिस्तान, केपीके, एजेके, ठीक है, ड्राइवन बाय जेन्युइन इंटरनल ग्रीवेंसेस दैट कैन नॉट सिंपली बी ब्लेम्ड ऑन एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, तो अब हर बार यहाँ पर क्या किया जाता है कि भाई यहाँ पर फॉरेन जो यहाँ पर स्टेट्स जो है इसके अंदर इंक्लूड है। देखें, जो गैप है बेसिकली कम्युनिकेशन गैप है उसको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज या बैकवर्ड एरियाज के लोग हैं, ये जो गैप है इस गैप को खत्म करना पड़ेगा। हर बार तो ये नहीं कहा जा सकता कि बाहर के लोग इस चीज़ का जो फायदा उठा रहे हैं, जो पाकिस्तान को यहाँ पर कह ले के नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं या सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है वो कह ले के क्रिएट किए जा रहे हैं, एस्केलेट किए जा रहे हैं, तो वो कह लें कि पाकिस्तान की नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो क्यों ना फिर पाकिस्तान को इस चीज़ से फायदा उठाना चाहिए, वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट करनी चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। ठीक है, एम्पावरमेंट होनी चाहिए वहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। मार्जिनलाइज्ड अगर देखा जाए क्वेट बेल्ट्स की अगर बात की जाए, अब सराकी बेल्ट्स के साथ अगर सिंध या जीबी देखा जाए तो कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर पंजाब और ये सिंध कुछ ना कुछ फिर भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि ठीक सूरत हाल में। लेकिन अगर देखा जाए तो ऊपर वाले जितने भी हमें इलाके जो देखने को मिल रहे हैं, जीबी है, एजे के अंदर है या बलूचिस्तान है या केपी के अंदर, वो सारी सूरत हाल आपके सामने है। ठीक है, स्ट्रक्चरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम पाकिस्तान पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल मेन स्ट्रीम। कॉलोनियल स्टेट क्राफ्ट की बात की जा रही है। कॉलोनियल स्टेट क्राफ्ट मतलब होता है यहाँ पर कॉलोनियल तर्ज की जो हुक्मरानी है उसी की बात की जा रही है। ठीक है, द डिवाइड स्टेम्स फ्रॉम द कॉलोनियल रूलिंग मॉडल्स दैट ट्रीट्स सिटीजंस एज ए पैसिव सब्जेक्ट्स मैनेज्ड बाय कोरेजन और इंसेंटिव्स रादर दैन इनफ्रेंचाइज्ड स्टेक होल्डर्स। तो इनके ऊपर जो वही बात यहाँ पर की जा रही है कि सभ्य कॉन्टिनेंट के अंदर जिस तरह ब्रिटिश आया उसने कंट्रोल हासिल किया, रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर कह लें कि इसी के साथ रिलेट किया जा रहा है। हालांकि रिलेट किया तो नहीं जा सकता क्योंकि अगर देखा जाए तो वहां पर भी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही हमें देखने को मिलती है, लेकिन जो कह लें कि तर्ज हुक्मरानी जो है वो ही देखने को मिल रहा है, कॉलोनियल मेंटालिटी वाला। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए तीनों इलाके अगर देखा तीनों प्रोविंसेस, हालांकि जीबी को प्रोविंशियल स्टेटस नहीं दिया गया, लेकिन यह है कि जो भी 2009 का ऑर्डर है या 2018 का ऑर्डर में देखने को मिल रहा है उसके तहत ही जो है आपका जीबी के अंदर सिस्टम चल रहा है। लेकिन यह है कि तीनों जगह पर अगर आप देखेंगे तो कह लें कि रिसोर्सेस का गढ़ है, लेकिन यहां पर डिप्राइवेशन भी हमें सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, महरूमी भी देखने को मिल रही है। बेसिकली ये बात की जा रही है। ठीक है, इंट्रा प्रोविंशियल पेरिफेरीज की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि एक तो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, ठीक है, एनएफसी अवार्ड आपके सामने ही है, इसके ऊपर ऑलरेडी जो है कह लें डिबेट चल रही है। तो इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए यह कहा जा रहा है कि वो नजर नहीं आती।
ठीक है। अब अगर देखा जाए बलूचिस्तान के अंदर क्या हिस्सा तो तमाम प्रोविंसेस को दिया जाता है, अब कहीं ना कहीं पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी बनती है कि भाई आगे लोकल जो है गवर्नमेंट तक जो है आगे कह लेके पावर को डेलीगेट किया जाए या कह लेके फाइनेंशियल बैकअप दिया जाना चाहिए, लेकिन वो चीजें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, इसका मतलब कसूर किसका है यहाँ पर? तो दोनों का रहेगा। ठीक है, तो फोकस करना पड़ेगा बेसिकली कि सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है या ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जहां से भी कह लेके हमें कह लेके रिसोर्सेस जो है वो कह लेके निकाले जा रहे हैं, वहां पर जो है डेवलपमेंट होना जरूरी है। ठीक है, ये चीज है बेसिकली। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एंड मेल डेवलपमेंट अगर दे सिस्टमिक एक्सट्रैक्शन, ठीक है, वेल्थ फ्लोज वन वे फ्रॉम पेरिफेरीज टू द सेंटर, ठीक है, नेचुरल गैस फ्रॉम डेरा बुगटी, मिनरल्स एंड बलूचिस्तान केपीके एंड वाटर फ्रॉम जीबी ग्लेशियर्स। ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान की बात की जा रही। सब्सिडी मेथ है भी, कहा जाता है कि हम इनको सब्सिडी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एग्जाम्पशन भी दे रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो फिर भी वहां पर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिल ही रही है। ठीक है, क्योस देखने को मिल रहा है। एक्सट्रैक्टिव डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, कहने को तो रोड्स भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी हैं, डैम्स भी हैं, लेकिन फायदा कौन उठा रहे हैं? बाहर वाले आकर उठा रहे हैं। ठीक है, यही चीज हमें यहां पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए स्ट्रक्चरल लिमिट्स एंड द वे फॉरवर्ड की अगर बात की जाए, द लिमिट्स ऑफ द 18th अमेंडमेंट। अब हुआ क्या कि जब 2010 के अंदर 18 अमेंडमेंट पास की गई और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हमें देखने को मिली। ठीक है, अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो देखने को मिली, कह ले कि यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को तो एम्पावर किया गया, लेकिन उसने आगे क्या किया? क्वेश्चन इज दैट ना, क्या उसने आगे जो है कह ले कि जो पावर थी या जो कह ले कि यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट थी वो आगे डेलीगेट की? नहीं की। तो यही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, डिसमेंटल अंडरलाइंग क्लास बेस्ड कॉलोनियल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। उसके बाद है इनकम्प्लीट सोशल मोबिलिटी है, माइग्रेशन टू मेजर सिटीज। अब हो क्या रहा है कि वहां पर अगर डिसपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी या डेवलपमेंट नहीं हो रही या ग्रोथ नहीं हो रही, फिर वो किस तरफ रुख करेंगे? यहाँ पर सिटीज का रुख करते हैं, वहां से माइग्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये चीज है बेसिकली। ठीक है, लिमिटेड अपवर्ड मोबिलिटी टू सम बट लीव्स द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स फेसिंग सिस्टमिक अर्बन डिस्पोजेशन। ठीक है, तो ये भी है। तो फिर वो जब शहर में आ भी जाए तो उनको कौन सा बड़ा कोई फायदा होता है? वहां पर भी तो उनको इश्यूज का सामना करना पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट क्या चीज है यहाँ पर कि जहां जहां से रिसोर्सेज निकाले जा रहे हैं, जीबी है, एजेके है, बलूचिस्तान है या केपी के है, वहां पर डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो शेयर्ड स्ट्रगल की बात की जा रही है, तो जितने भी महरूम इलाके हैं बेसिकली उनको जो है यहाँ पर स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मिलजुल कर जो है कह लेके आगे आना पड़ेगा। ठीक है, देन ही जो है ये डिवाइड एंड रूल वाला जो चीज़ है यहाँ पर इसको ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, पंजाब है टू रिकॉग्नाइज देयर शेयर्ड इंटरेस्ट आर यूनाइट। ठीक है, जो भी इनके मफादात हैं, जो भी इंटरेस्ट है, इनको भी सामने रखना चाहिए। तो ओवरऑल अगर बात की जाए पूरे टॉपिक के अंदर कि भाई ये जो हमें यहाँ पर जो कह लेके डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रही है ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, कि भाई वहां से आप रिसोर्सेज निकाल रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। ठीक है, तो गवर्नमेंट को चाहिए वहां पर जो है कह लेके सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो हम यहाँ पर बार बार ब्लेम करते हैं बाहर वाले जो है यहाँ पर अनासर को, तो एलिमेंट्स को, तो इस चीज का हम फायदा उठाएं, इनको एम्पावर करें। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर पैराडॉक्स की बात करते हैं। आपको पता है कि अब 40 जो है यहाँ पर परसेंट जो है अबव इसे अगर देखा जाए तो हमें लेबर फोर्स जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर देखने को मिलती है पाकिस्तान की, 40% से भी ज्यादा। अब हो क्या रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो जीडीपी के कह लेके 1/4 शेयर करता है, देखा जाए तो 18 से 20% जो है वो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर का देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि हमें चीजें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही, ये भी एक बर्डन है। वजह क्या है? एक तो यहां पर जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज है, ठीक है, उनका फेलियर है। अगर देखा जाए तो पास तो कर ली जाती है, लेकिन आगे इंप्लीमेंटेशन नहीं है उनकी। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए, वो नजर नहीं आते। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरह डेवलप किया जा सकता है, किस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, छोटे जो यहाँ पर फार्मर्स है या किसान है उनको किस तरह अपलिफ्ट किया जा सकता है, उनको किस तरह जो इनकरेज किया जा सकता है कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। ठीक है, फर्टिलाइजर का हाल देख ले, खाद्यों का हाल आपके सामने ही है। यूएस और ईरान के दरमियान में वॉर हुई, पूरा इंपैक्ट पड़ा पाकिस्तान के ऊपर। वजह क्या? जो सप्लाई चेन है वो आपके डिसरप्ट हुई। ठीक है, तो इसका इंपैक्ट किसके ऊपर डायरेक्ट पड़ेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल पोटेंशियल वर्सेस पॉलिसी फ्रिक्शन। तो यहां पर यह कहा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तरफ से कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पोटेंशियल है,
ठीक है, इसके जो है और ज़्यादा जो हमें प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी ताकि इकोनॉमी के अंदर जो है ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। ठीक है, द इकोनॉमिक बैकबोन भाई, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक। तो अगर देखा जाए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो लाइव स्टॉक है 60% जो है हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है लाइव स्टॉक से। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान को दुनिया के जो ममालिक है उनके अंदर इंक्लूड किया जाता है कि यहाँ पर दूध की प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो लोगों का जो दारोमदार है वो यहाँ पर कह लें कि लाइव स्टॉक के ऊपर भी हमें देखने को मिलता है, और वो लाइव स्टॉक किसकी बेस के ऊपर यहाँ पर सर्वाइव करेगा? एग्रीकल्चर की वजह से। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ही आपका वीक है तो फिर ये कैसे सर्वाइव करेंगे? ठीक है, एम्प्लॉय ओवर 1/3 ऑफ द वर्क फोर्स एंड सर्व एज द कंट्रीज प्राइमरी सोर्स ऑफ लिवलीहुड। ठीक है, तो ये एक कह लें कि बुनियादी करके लोगों की जरूरियात है बेसिकली। तो अनटैप्ड लाइव स्टॉक वैल्यू अगर देखा जाए, जैसा कि अभी हमने बात की यहाँ पर 60%। उसके बाद एग्जीक्यूशन गैप है। Prime Minister of Pakistan asserts that the agricultural sector can be trigger a rapid one-year economic recovery, decades of the policy inconsistency, institutional decay। ठीक है, तो अब यहाँ पर मसला क्या है, किस वजह से? बेसिकली एक तो पॉलिसी की इनकंसिस्टेंसी की वजह से बार बार रद्दोबदल हमें देखने को मिली। उसके बाद अगर देखा जाए इंस्टीट्यूशनल डिके हमें देखने को मिले। ठीक है, इसके साथ मिसप्लेस्ड बजटरी प्रायोरिटीज, तो बजट के अंदर जो प्रायोरिटीज मिलनी चाहिए थी एग्रीकल्चर सेक्टर को वो भी देखने को नहीं मिले। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यही कहा जा रहा है कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रेंथन करा है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ताकि इसके जरिए क्या किया जा सके, इकोनॉमी को जो है वो कह लेके ग्रोथ की तरफ लेकर जाया जा सके। ठीक है, स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स अगर देखा जाए, फिजिकल नेग्लेक्ट, स्टैग्नेंट प्रायोरिटीज, सबसे पहले जो प्रायोरिटीज पर रखना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर को वो नहीं रखा गया। चाहे आपका यहाँ पर बजट हो, चाहे आपका कह लेके यहाँ पर पॉलिसीज हो, ठीक है, इनके अंदर जो है वो कह लेके चाहे इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स हो, तो एग्रीकल्चर को जो है कह लेके प्रायोरिटाइज नहीं किया गया। एक चीज तो ये, डिस्पाइट पॉलिटिकल रेटोरिक प्रेजेंट एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन फेडरल एंड प्रोविंशियल बजट कंसिस्टेंटली फेल टू एलोकेट सफिशिएंट फंड्स। तो फंड जो मिलने चाहिए वाटर के लिए, खादों के लिए, तो वो यहाँ पर छोटे किसान है या बड़े किसान है उनको नहीं दिए गए। ठीक है, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज ड्रेन की अगर बात की जाए, आज भी क्या करा, पॉलिसी के इनकंसिस्टेंसी की वजह से आज भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो टर्न पाकिस्तान इनटू नेट इंपोर्टर ऑफ द फूड एंड रॉ टेक्सटाइल मटेरियल, आज भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है अनमिटिगेटेड रिस्क फॉर फार्मर्स। ठीक है, फार्मर्स आर स्क्वीज्ड बाय सोअरिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, वोलेटाइल प्राइसिंग का उतार चढ़ाव में देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं पर जो फार्मर्स है, जो किसान है, उनके अंदर भी एक ट्रस्ट डेफिसिट हमें देखने को मिलता है कि वो प्रोडक्शन को किस तरह बढ़ाएंगे। कभी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, कभी नीचे जा रही हैं। ठीक है, कभी खादों की प्राइसेस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, फर्टिलाइजर प्रॉपर नहीं मिल पा रही। ठीक है, मार्केट मैनिपुलेशन देखने को मिल रही। तो इस वजह से फिर क्या होता है, अनमिटिगेटेड रिस्क है ये ऐसे रिस्क है जो अभी तक खत्म नहीं किए गए। अभी भी यहाँ पर फार्मर जो है इन रिस्क का सामना करना पड़ रहा है इनको। ठीक है, तो ये चीज भी है। उसके बाद अगर देखा जाए पाथ टू रियल एग्रेरियन रिफॉर्म्स की, टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस की बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट चीज है भाई, एआई को यूज करना चाहिए, ये भी एक चीज है। ठीक है, वाइल मॉडर्न सोल्यूशन लाइक एआई टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एंड डिजीज कंट्रोल, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। जितने भी मेडिसिन है जो इनके यहाँ पर अद्वियात वगैरह वो यहाँ पर तैयार होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज भी है, किस तरह के अच्छे बीज जो है तैयार किए जा सकते हैं। दे कैन नॉट कंपनसेट फॉर हाई फर्टिलाइजर कॉस्ट। ठीक है, रेजिंग अगर राइजिंग एनर्जी प्राइसेस बढ़ती जा रही है, वाटर स्कार्सिटी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी को अगर साइड पर रखकर इन चीजों के ऊपर भी फोकस किया जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी तो है ही है, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो फर्टिलाइजर की कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, एनर्जी क्राइसिस यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। उसके बाद एनर्जी क्राइसिस तो है ही है, उसके साथ आप वाटर स्कार्सिटी, फ्लड की वजह से कितना नुकसान होता है। ठीक है, प्री रिक्विजिट्स फॉर ग्रोथ है, रियल इकोनॉमिक रिवाइवल, स्ट्रक्चरल चेंजेस है, एक्सपेंडिंग रूरल क्रेडिट। ठीक है, रिस्टोरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लोकल वैक्सीन्स बनानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस, तो क्लाइमेट रेजिलियंस बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि फ्लड का किस तरह सामना किया जा सकता है। तो ये बेसिकली एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। ठीक है, मूव बियॉन्ड द एस्पिरेशंस की अगर बात की जाए, अंटिल द स्टेट ट्रांजिशन फ्रॉम द प्योर पॉलिटिकल डिक्लेरेशन टू इंप्लीमेंट डीप। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, यहाँ पर पॉलिसीज बन तो रही हैं लेकिन उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती, इंप्लीमेंटेशन गैप है। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी क्यों है पॉलिसीज के अंदर, इंप्लीमेंटेशन की वजह से। अगर इंप्लीमेंटेशन होती रहे, जैसे पॉलिसी बने उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास थे बेसिकली पाथ फॉरवर्ड, ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बेसिकली किस तरह जो हम कह लें कि
एम्पावर कर सकते हैं, किस तरह जो है इकोनॉमी के अंदर जो है वो कह लें कि इसको इंक्लूड कर सकते हैं, जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है। तो ये चीज़ है बेसिकली, ठीक है। अब बात करते हैं द रीमिलिटराइजेशन ऑफ ग्लोबल चौक पॉइंट्स, ठीक है। इसका ओवरव्यू दे देता हूं, बाकी चीजें तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनके दरमियान में स्ट्राइक से स्टार्ट हो गए। आपको पता है कि दोबारा जो है कह लें कि यहाँ पर सॉरी यूएस और ईरान के दरमियान में वॉर दोबारा जो है मैं एस्केलेट होते हुए नजर आए, दोनों की तरफ से स्ट्राइक्स वगैरह की जा रही है, और ईरान की तरफ से जो कह लें कि यहाँ पर जितने भी कह लें कि यूएसए के जो कह लें कि एसेट्स हैं उनको जो है टारगेट किया जा रहा है, स्ट्रैटेजिक एसेट्स की बात की जा रही है, ठीक है। जितने मिलिट्री बेसेस वगैरह हैं तो उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर किसका कंट्रोल है अभी? ईरान का। किसने ब्लॉक किया हुआ है यहाँ पर शिपिंग को? यूएसए ने किया हुआ है, ठीक है। वो अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ है बाब अल मंदीब, ठीक है। तो बाब अल मंदीब के ऊपर किसका कंट्रोल है? हाउदीज का इधर से। तो यह भी कहा जा रहा है कि अगर हाउदीज को अगर ईरान बोल दे तो वो भी ब्लॉक कर देगा। तो अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो जो हमें एक बार फिर जो है रीमिलिटराइजेशन देखने को मिल रही है, किसके ऊपर? ग्लोबल चौक पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। आपको पता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अगर देखा जाए 20 to 30% जो है ग्लोबल ऑयल यहां से सप्लाई होती है, ठीक है। तो ये चीज है, और आपके सामने ही उसका किस तरह नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। कोलैप्स ऑफ द ट्रूस आपके सामने भाई, ट्रूस जो यहाँ पर कह लें एग्रीमेंट साइन किया गया था वो आपका यहाँ पर कह लें तोड़ फोड़ का शिकार है, फ्रेगमेंटेशन का, ठीक है। काइनेटिक एस्केलेशन दोनों तरफ से हमें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिमेट्रिकल काउंटर स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, ठीक है। उसके बाद मैरीटाइम वॉरफेयर है, ग्लोबल इकोनॉमिक डिसरप्शन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, इस चीज को अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले तो अगर देखा जाए स्टेट ऑफ हॉर्मुज चौक पॉइंट, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरा कंट्रोल किसका है? ईरान का। कंट्रोल पूरा किसका है? ईरान का, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर यूएसए कह रहा कि भाई 20% मैं भी यहाँ पर लूंगा टोल, क्योंकि मैं यहाँ पर कह लेकर सिक्योरिटी दे रहा हूं। दूसरी तरफ इसने ब्लॉक करके रखा हुआ जितने भी ईरानियन शिप्स है, तो ये चीज भी है, ठीक है। तो रिन्यूअल फाइटिंग हैज हाल्टेड एनर्जी ट्रैफिक थ्रू द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल ऑयल एंड गैस शिपिंग लैंड, ठीक है। ड्राइविंग अप ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस, स्पार्किंग वार्निंग्स फ्रॉम रशिया रिगार्डिंग इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ठीक है। तो इस वजह से जो है कह लें कि बड़े बड़े कंट्रीज के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो रशिया का वाला केस आपके सामने, ठीक है। नेवल ब्लॉकेड्स एंड सैंक्शंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ईरान क्या कर रहा है? ऑन सिविलियन शिप्स के ऊपर यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि स्ट्राइक्स की जा रही है, और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर कह लें कि यूएसए ने क्या किया? पूरी स्टील वॉल बनाकर रखी हुई है। तो पूरा जो है यहाँ पर अभी जो फाइट चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, वो चल रही है चोक पॉइंट्स के ऊपर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर और बाब अल मंदीब के ऊपर। वो चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल हो, वो चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल। यूएसए चाहता है कि भाई यहां पर हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, हमें 20% मिलना चाहिए। ईरान कह रहा है कि भाई हम भी सेफ्टी दे रहे हैं, तो हम तो यहां पर फी चार्ज कर रहे हैं ना, हम टोल थोड़ा ही ले रहे हैं यहां पर। तो ये चीज कही जाती है। उसके बाद बाब अल मंदीब थ्रेट की बात की जाती है। ईरान हैज सिग्नल दैट इट मे इंस्ट्रक्ट हौथीज अलाइज इन यमन टू क्लोज बाब अल मंदीब स्टेट टू एट रेड सी। जो रेड सी का में एंट्रेंस देखने को मिलती है, तो पूरा बंद कर देगा तो पीछे क्या बचेगा, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए सी फारर्स बैन्स की अगर बात की जाए तो जितने भी इंडिया ने कहा भाई वापस आ जाएं, जितने भी कंपनीज है, ठीक है। इसके बाद कोरेसिव डिप्लोमेसी एंड रिस्क ऑफ द टोटल वॉर। अब हो क्या रहा है इस चीज को अंडरस्टैंड। शेपिंग अप्रोच स्ट्रैटेजी है, डिप्लोमेसी डेटरेंस पैराडॉक्स, उसके बाद एक्सीडेंटल एस्केलेशन एंड रेड लाइंस। अब दोनों तरफ से क्या हो रहा है कि ईरान की तरफ से भी कहा जा रहा है कि भाई अगर आप जो है वो कह लें कि जो सीज फायर करवाई गई है, जो ट्रूस करवाया गया, जो एग्रीमेंट साइन कर उसकी वायलेशन करते हैं तो हम फिर भी स्ट्राइक्स करेंगे। अगर हमारे ऊपर अटैक्स करोगे, ठीक है, हमारे ग्रिड्स है या पावर प्लांट्स की बात की जा रही है ट्रंप की तरफ से कि हम अटैक करने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हम डैमेज कर देंगे यहाँ पर, तो ईरान ने कहा कि इसके जो है हम भी रिटेलिएशन करेंगे। तो बाब अल मंदीब को बंद कर दिया जाएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाएगा, बाकी जितने भी यूएसए के मिलिट्री बेसेस हैं उनको टारगेट किया जाएगा। तो ये चीज बेसिकली है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोरेसिव डिप्लोमेसी देखने को मिल रही है भाई, दोनों तरफ जो है कह लेके स्ट्राइक्स एक बार फिर जो है यहाँ पर स्टार्ट जो है वो हो चुके हैं, ठीक है। अब कहीं ना कहीं पर हमें ये भी देखने को मिलेगा भाई डर भी है कहीं पर ये जो कह लेके रिस्क है टोटल वॉर का, कि कहीं पर जो है कह लेके टोटल वॉर की तरफ ये ना चले जाए, ठीक है, ये चीज भी है। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया, कतर और इजिप्ट ये पहले से ही अपना एज ए मीडिएटर रोल प्ले कर रहे हैं और अभी भी कोशिश की जा रही है ताकि इनको एक टेबल के ऊपर लाया जा सके। जो एग्रीमेंट साइन किया गया है इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके ऊपर अमल दरामद करवाई जा सके, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ग्लोबल चौक पॉइंट्स के ऊपर हमें दोबारा जो है यहाँ पर कह लें कि फाइटिंग या वॉर देखने को मिल रही है, ठीक है, मिलिटराइजेशन हमें देखने को मिल रही है। अब हम डिस्कस करते हैं अपने इंपॉर्टेंट वोकैब, और वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर
लाजमी ऐड करते हैं लेक्चर के एंड पर, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड रहने वाला है टेनेट। टेनेट मींस होता है प्रिंसिपल या ब्रीफ या डॉक्ट्रिन को बोला जाता है, जिसको बहुत सारे लोग या ग्रुप क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, प्रिंसिपल असूल को बोल सकते हैं, डॉक्ट्रिन को बोल सकते हैं या अकीदे को। ऑपोजिट क्या बनेगा, डिसबिलीव या रिजेक्शन। बहुत इजी वर्ड है। सेकंड वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, स्पेंगल। स्पेंगल बहुत इजी वर्ड है। स्मॉल शाइनी ऑर्नामेंट्स, छोटे छोटे पीसेस से बेसिकली सजाया गया जो होता है, कोई भी डेकोरेशन वगैरह करते हैं आप, जो चमकीले या चमकदार पीसेस नहीं होते उनसे आप डेकोर करते हैं, तो उसकी बात की जाए तो डेकोरेट विद ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। स्क्वेन या स्पार्कल, ऑपोजिट क्या बनेगा, डलनेस या प्लेननेस, आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, स्करी। स्करी बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली टू मूव क्विकली विद शॉट, तेजी तेजी से चलने को बोला जाता है, यहाँ पर जल्दी जल्दी से कदम उठाना, बढ़ाना, ठीक है। अब यहाँ पर स्कटल या हरी, ऑपोजिट क्या बनेगा, स्टॉल या लिंगर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर रिवल्शन, बहुत इजी वर्ड है। रिवल्शन मींस होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ डिस्गस्ट, सख्त किस्म की नफरत को बोला जाता है, शदीद किस्म की कराहत बोल सकते हैं, इंटेंस डिसलाइक, किसी से नफरत करना। डिस्गस्ट या अबोरेंस, ऑपोजिट क्या बनेगा, अट्रैक्शन या एडमायरेशन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेगा यहाँ पर पल्वराइज, बहुत इजी वर्ड है। पल्वराइज का मतलब होता है टोटली क्रश कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना या कुचल देना कंप्लीटली। टू क्रश आर रिड्यूस टू फाइन पार्टिकल्स, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, क्रश या डेमोलिश कर देना। ऑपोजिट क्या बनेगा, प्रिजर्व या असेंबल, ठीक है। पल्वराइज मींस क्या होता है, टू क्रश कर देना, ठीक है, या डेमोलिश कर देना, ठीक है, मुकम्मल कुचल देने को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, नेटल। नेटल क्या होता है, बेसिकली टू इरिटेट, एनॉय और प्रोवोक समवन, ठीक है। बेसिकली किसी को परेशान करने को बोला जाता है। नेटल मींस होता है परेशान करना या इरिटेट करना, ठीक है। इरिटेट या प्रोवोक, ऑपोजिट क्या बनेगा, सूद या काम, ठीक है। फ्यूरिटिव मतलब क्या होता है यहाँ पर, सीक्रेटिव या अटेम्प्टिंग टू अवॉइड नोटिस, ठीक है, जिसको नोटिस ना किया जा सके, छुप कर कोई काम करना, ठीक है। सीक्रेटिव या स्टिल्थी, ऑपोजिट क्या बनेगा, ओपन या कॉन्स्पिक्वस। कॉन्स्पिक्वस होता है क्लियर, वाजे, है ना। कोरोगेट का मतलब होता है टू फॉर्म इनटू फोल्ड्स, ठीक है, तहदार बनाना, बेसिकली लहरदार बनाया जाता है। जिस तरह कोई भी कह लें कि यहाँ पर शीट है, इस तरह बनाई जाती है, ये जो लहरदार है इसको बोला जाता है कोरोगेट। टू फॉर्म एंड टू फोल्ड रिजिड आर रिंकल्स, ठीक है, रिंकल और फोल्ड, ऑपोजिट क्या बनेगा, स्मूथ या फ्लैटन, बिल्कुल सीधा, ठीक है। इसके अलावा सेकंड लास्ट हमारे पास रहेगा फेस्टर। फेस्टर बहुत इजी वर्ड है, टू बिकम वर्स ओवर द टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ बदतरीन जो है वो बनते जाना, ठीक है, आप इस तरह कह सकते हैं। स्पेशली ड्यू टू निगलेक्ट, जब उसके ऊपर कह लेकर तवज्जो ही नहीं दी जाएगी, ठीक है, इग्नोर किया जाएगा तो फिर वो बदतरीन शक्ल इख्तियार कर लेगी, ठीक है। कोई भी चीज़ है, वर्जन या डिटोरिएट, खराब हालत, ऑपोजिट क्या बनेगा, हील या इंप्रूव। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, बी रेट, बहुत इजी वर्ड है। टू स्कॉल्ड और क्रिटिसाइज एंगरली या सवेरली, ठीक है, किसी को डांट टपट लगाने को बोला जाता है, ठीक है। रेप्रीमेंड या स्कॉल्ड, डांटना। उसके बाद ऑपोजिट क्या बनेगा, प्रेज या कमेंट। आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।